Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about type of X-rays. जो हमारा टॉपिक है आज टाइप ऑफ एक्सरेज, तो उसको डिस्कस करने से पहले एक बार जो हम वीडियो में करेंगे एक बार ब्रीफली उसको देख लेते हैं। तो कंटेंट है उसमें हमने इंक्लूड किया है कि एक्सरे स्पेक्ट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एक्सरे क्या होती है या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रा है वो हम किसको बोलते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एक्सरेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेसिस पे कैसे जनरेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करते हैं इसको दो पार्ट में। एक हमारा है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज एंड सेकंड वन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सरेज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के बेसिस के ऊपर भी हम एक्सरेज हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हार्ड एक्सरेज एंड सेकंड वन है वो हमारा क्या है सॉफ्ट एक्सरेज। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रा की। द एक्सरे स्पेक्ट्रा इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज 10 टू पावर 16 टू 10 टू पावर 20 हर्ट्ज। तो हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल हमसे एक्सरे के बारे में पूछा जाता है तो एक तरह से हम बेसिकली जब भी हम बताते हैं तो वो एक शॉर्ट फॉर्म में हमारा वही आता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। उस या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रा होता है उसका एक पार्ट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के लिए हम बात करते हैं तो बेटा हम ऐसे ही करते हैं, जैसे हमें विजिबल रेंज के बारे में पूछा जाता है तो हम स्पेसिफिक बताते हैं उसको, आइदर वो रेडिएशन के फॉर्म में भी हो सकता है, सॉरी आइदर वो वेवलेंथ की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर आपका क्या है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी हो सकता है। तो आप ऐसे बताओगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका पार्ट है एक्सरे, और उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो क्या होती है आपकी 10 टू पावर 16 से लेकर 10 टू पावर 20 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। When the fast moving electron are made to strike on the target of high atomic nuclei, the X-rays in X-ray tube, then X-rays are produced. X-rays हैं वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं, जब आप कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो लेते हो और उसके उसको एक तरह से एक टारगेट है, ठीक है, उसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हो। और वो टारगेट की स्पेसिफिकेशन क्या है कि एटॉमिक न्यूक्लियस है वो क्या होना चाहिए आपका हैवी होना चाहिए, ठीक है। तो और ये सारा प्रोसेस आप करते किस में हो, एक्सरे ट्यूब में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरेज हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, उसके साथ आप वो भी बता सकते हैं कि जो हाई एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, आइदर मोलिबेंडम हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो मेन बेसिक यही है कि आप एक्सरे ट्यूब है वो यूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा रही है किसी हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई के ऊपर। वो आपके एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो टंगस्टन मोलिबेंडम टाइप में हो सकती है, और फिर वहां से जनरेशन होती है एक्सरेज की। अब जो हमने कहा कि जनरेशन के अकॉर्डिंग हम दो पार्ट में डिसाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है वो हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। तो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज हम किसको कहते हैं, दिस टाइप ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय द फिनोमिना कॉल्ड ब्रेकिंग रेडिएशन और ब्रमस्ट्रॉन्ग रेडिएशन। ये जो फिनोमिना है इसको हम ब्रेकिंग रेडिएशन या ब्रमस्ट्रॉन्ग रेडिएशन कहते हैं। When an electron with high velocity will approaches to the nucleus of an atom, then due to Coulomb forces of attraction, its velocity will decrease and will suffer deviation from its path, ठीक है। हम क्या करवा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है उसकी बम्बार्डमेंट हम करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक हम करवा रहे हैं किसी हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर। अब हैवी न्यूक्लियाई है तो हम किसी भी एटम को अगर हम देखते हैं तो अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, जब इलेक्ट्रॉन है और उसकी वेलोसिटी क्या है, हाई वेलोसिटी है, ठीक है। अब वो जैसे ही उस किसी न्यूक्लियस को वो अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और आपका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में फोर्सेस कैसे होंगी, कूलम फोर्सेस होंगी। तो भी दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच की फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, कूलम फोर्सेस होंगी। इनकी वजह से फिर क्या है कि जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है वो एक तरह से डेविएट हो जाती है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसी वजह से जो उसका एक्चुअल पाथ था उससे भी वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अब डेविएशन सफर करता है, ठीक है। ड्यू टू दिस रिटार्डेशन इलेक्ट्रॉन विल एमिट पल्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। अब इस रिटार्डेशन की वजह से जो उसका डेविएशन है उसकी वजह से, एनर्जी लॉस की वजह से एक तरह से वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और जो ये एनर्जी रिलीज करता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सरेज कहते हैं। ड्यू टू डिफरेंट डिग्री ऑफ कोलिजन, राइट फ्रॉम द क्लासिंग कोलिजन ड्यू टू डायरेक्ट हीट एंड द सफर डिफरेंट रिटार्डेशन, ठीक है। तो एनर्जी का लॉस है वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है, उसके लिए जो मतलब इंटरेक्शन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। If electron come more close to the nucleus, then it will lose more energy. Hence, X-rays with smaller wavelength will produce. ठीक है। अब इसने क्या कहा कि अगर हम
हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रहा है, और अगर वो इसके पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन के पास से होकर जाता है, ठीक है। अब जितना न्यूक्लियस के पास से जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एक तरह से ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो अब जो एनर्जी के लूज करने के चांसेस हैं, मतलब न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरेक्शन है वो अब ज्यादा हुआ है, तो उसके जो एनर्जी है उसको लूज करने के जो चांसेस हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हेंस द एक्सरेज विल स्मॉलर वेवलेंथ विल प्रोड्यूस्ड। अब जो एक्सरेज इन्होंने क्या कहा, अगर ऐसा केस होता है कि न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरेक्शन ज्यादा था तो डेविएशन के चांसेस ज्यादा है, उसकी एनर्जी लॉसेस करने के जो चांसेस है वो ज्यादा है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो वेवलेंथ होगी वो स्मॉलर वेवलेंथ होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। हम इस बात को इस तरह से समझते हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा था उसने एनर्जी ज्यादा लूज की। अब एनर्जी ज्यादा लूज की इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो मतलब एक तरह से स्टार्टिंग जितनी एनर्जी है एंड लास्ट में जितनी एनर्जी है, उन दोनों का डिफरेंस ही हमें एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में या फिर हम कह सकते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो अब एनर्जी ज्यादा है तो उसकी उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जो रेडिएशन रिलीज हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम कहेंगे कि स्मॉलर वेवलेंथ की एक्सरेज हैं वो हमें मिलेगी, ठीक है। एक्सरेज ऑफ ऑल द वेवलेंथ रेंज आर प्रोड्यूस्ड व्हिच विल फॉर्म द कंटीन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। अब हमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि चाहे हम किसी भी वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को हमें सेम ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है वो मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए हमने कहा कि इंटरेक्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, डेविएशन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक्सरे जो जनरेट होंगी वो उनकी वेवलेंथ होगी वो एक तरह से कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज की हमें मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए से इन्होंने क्या कहा, एक कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम है वो हमें यहाँ से मिलता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। अब जैसे प्रोसेस जैसे अभी हमने बताया तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि ये वाला पोर्शन हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो शेल्स होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल्ड हैं आपकी KLMN, डिफरेंट नेमिंग आप कर सकते हो। ये अपना क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन है उसको स्ट्राइक करवाया है, तो यहाँ से क्या है उसके पास स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये एनर्जी थी। अब उसने क्या किया है, न्यूक्लियस के पास से वो क्या हो गया, डेविएट हो गया, और हमने क्या कहा, स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी थी और बाद में जितनी एनर्जी है उन दोनों का डिफरेंस होगा वो एक तरह से एक रेडिएशन की फॉर्म में हमें मिलेगा। अब ये वाली जो एरो है एक तरह से जैसे मैंने यहाँ पे फोटोन का सिंबल भी दिखाया हुआ है, तो ये हमें किसको बता रहा है, एक्सरे फोटोन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी हम डिनोट करते हैं एच म्यू से। एच हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड म्यू है वो हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आप जब फाइनल आउटकम की बात करते हो तो आप कहते हो अब यहाँ पे एनर्जी है वो क्या है, अपनी ई डैश है। ई डैश का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी थी वहां से अब यहाँ पे चेंज है एनर्जी, और इस एनर्जी को हमने क्या कहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और हाफ एम वी स्क्वायर को आप क्या कहोगे कि हाफ एम वी नोट स्क्वायर से ये वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। तभी तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक तरह से रेडिएशन की फॉर्म में हमें मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन या फिर ब्रह्मस्ट्रॉम रेडिएशन। तो ये आपका ग्राफ कह रही हूँ, डायग्राम होगा किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज के लिए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हम किसको कहते हैं, व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद एनी orbital electron of the target atom and eject out by transferring its energy to the electron uh, to that electron, then the vacancy is created there in the target atom, ठीक है। आपने कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, मतलब जो एक टारगेट है आप उसके ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हो, वहां से उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन है उसको, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है उनमें से किसी को अपनी एनर्जी उसने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, ठीक है। ट्रांसफर कर दी तो ये क्या कहा कि अब उसको एनर्जी अगर मिल गई है तो वो जो ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन फिक्स थी वो एक तरह से अपनी एनर्जी को, वो एक तरह से एनर्जी गेन करने के बाद वहां से निकल सकते हैं, ठीक है। और उनकी जगह पे क्या हो जाएगी, उस टारगेट के अंदर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब वैकेंसी तो क्रिएट इसने कर दी है, सेकंड जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगा, देन दिस वैकेंसी इज फिल्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
फ्रॉम द हायर ऑर्बिट विल जंप देयर। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज क्या है कि जैसे बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, तो अब एक ऑर्बिट है उसमें से वैकेंसी बन गई है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो उस वैकेंसी को फिल करने की पॉसिबिलिटीज होती है हायर ऑर्बिट से। ठीक है, डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द जंपिंग, अब वो जो हायर ऑर्बिट है उससे इलेक्ट्रॉन आएगा और उस वैकेंसी को क्या करेगा, फिल करेगा। ठीक है, अब हमें पता है जब एमिशन की आप बात पढ़ते हो, एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हो, तो उसमें आप क्या कहते हो कि हायर एनर्जी स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन है और हायर से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है, हायर से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी है वो एक तरह से रिलीज होती है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे है, आपके एक ऑर्बिट में जो मतलब नीचे जो पोजीशन है, जो इनिशियल पोजीशन में था, वहां से क्या हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उससे हायर ऑर्बिट है वहां से इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी जगह लेने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो एनर्जी होगी उतनी एनर्जी है वो हमारी एक तरह से एक्सरे की फॉर्म में निकलेगी, और इस तरह की जो एक्सरे होती है इनको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ठीक है, इफ द वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द के शेल, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि के शेल है, वहां से इलेक्ट्रॉन है हमारा निकल गया और वैकेंसी वहां क्रिएट हो रखी है। ठीक है, देन इट कैन बी फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अब के है, हम जो नेमिंग करते हैं कैसे करते हैं, के एल एम एन। ठीक है, तो अपना इनिशियल हम कह सकते हैं वो हमारी के शेल है, तो उससे ऊपर एल होगी, एम होगी, एन शेल होगी। ठीक है, तो आपने कहा क्या कि के शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन है वो रिजेक्ट आउट हो गया, के से निकल गया, तो आपको क्या होगा, अब हम कहेंगे कि जो पॉसिबिलिटीज है उसको फिल करने की वो कहाँ से होगी, एल के लिए हो सकती है पॉसिबिलिटी, एम के लिए हो सकती है, एन शेल से इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, जब वो ट्रांजिशन एल से के में जाएगा तो हम उसको नाम देंगे के अल्फा, जब वो ट्रांजिशन एम से के में जाएगा तो हम उसको नाम देंगे के बीटा। ठीक है, और वो एन से के में जाएगा तो उसको नाम देंगे हम के गामा। ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, मैं आपको एक तरह से डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या हो गया, जैसे हमने नेमिंग कर दी कि फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इनिशियली n इज इक्वल टू 1, सबसे पहले ग्राउंड की बात करते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं के शेल, 2 के कोरस्पॉन्डिंग अपनी n होगी, 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमारी m शेल होगी, 4 की कोरस्पॉन्डिंग अपनी क्या है, n शेल होगी। ठीक है, अब हमने कहा सबसे नीचे अपना क्या है, के शेल, के शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट हो गया, यहाँ पे वैकेंसी है वो क्रिएट हो गई है। तो अब जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि मतलब पॉसिबिलिटीज होती है वो हायर जो शेल्स हैं वहां से पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल देखना है, अब के अपना नीचे है तो उससे ऊपर पॉसिबिलिटीज कहाँ है, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ठीक है, आप क्या करोगे, जब एल से ट्रांजिशन करेंगे हम के में, ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन है वो आपका एल से एम में, एल से के में आ सकता है। ठीक है, हो गया, क्योंकि फर्स्ट हायर है वो क्या है, आपकी एल है, तो जो फर्स्ट है बेटा उसके लिए आप क्या नाम दोगे, अल्फा। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एम से भी के में आ सकता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, के बीटा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, एन है उससे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एन से भी के में आ सकता है, इसको हम नाम देंगे हम के गामा। उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट हायर भी हो सकता है, वो हो सकता है के डेल्टा। ठीक है, तो जिस सीरीज में आके वो स्टॉप हो रहा है, जिस शेल में आके वो स्टॉप हो रहा है, जैसे हमने कहा के में वैकेंसी है, तो आप चाहे एल से आ रही हो, आप एम से आ रही हो, एन से आ रही हो, तो आपको नेमिंग करनी है के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप फिल किस शेल को कर रहे हो, के शेल को कर रहे हो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज है इसको हमने क्या नाम दे दिया, के सीरीज। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कहोगे कि सेकंड जो पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो एल शेल में होगी, अब के वाला है वो तो ट्रांजिशन एल में कर नहीं सकता। ठीक है, तो हम देखेंगे किसके लिए कि हायर ऑर्बिट है हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, हायर शेल है वो अपनी क्या है, अब एल से देखो आप ऊपर कौन सा है, एम है, एन है, कोई और आगे होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब फिर उसी तरह से जो इनिशियल उसके ऊपर वाला है उसने शुरू किया उसे हम अल्फा का नाम देंगे, फिर बीटा, फिर गामा, फिर आपका डेल्टा हो जाएगा, इसको हम नाम दे सकते हैं एल सीरीज का। उसके बाद फिर हम बात करते हैं किसकी, एम शेल की, सेम उसी तरह से आप करोगे। अब एम है उसके लिए के की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, उसके लिए एल की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, एम से नेक्स्ट जो हायर है वो हमारी है एन शेल, तो हम क्या लिखेंगे, एन शेल, एन के लिए हम क्या लिखेंगे, एम अल्फा, एंड ट्रांजिशन है वो अपना क्या है, एन से लेकर एम तक, उससे नेक्स्ट अपना एम बीटा हो जाएगा। और इस तरह से हम जो ट्रांजिशन शो करते हैं इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। ठीक है, कि
आपका क्या है कि मतलब कोई भी एक शेल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, उसको फिल करने के लिए आपके नेक्स्ट शेल्स हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। और उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल आपकी एनर्जी है वो क्या होती है, एक तरह से रिलीज होती है। और इस टाइप की जो मतलब एक तरह से कोई भी एटम है उसके एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स वो बताता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो अब ओरिजिन कॉन्टिन्यूस एक्सरे है उसका डिफरेंट था, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है उसका ओरिजिन डिफरेंट है, तो आपको अब दोनों डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग, हम बात करते हैं तो एनर्जी के अकॉर्डिंग हम दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हार्ड एक्सरेज एंड सेकंड वन है वो हमारी क्या है, सॉफ्ट एक्सरेज। अब हार्ड एक्सरेज है वो कौन सी होगी, तो हम कहेंगे कि हार्ड एक्सरेज है उनके लिए जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सॉफ्ट एक्सरेज है उनमें क्या है, वेवलेंथ रेंज है वो आपकी क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपका क्या है, आपका उससे भी ज्यादा हो सकती है वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ हाई है, वेवलेंथ हमने क्या कहा कि हार्ड के लिए स्टॉप है, एंड पॉइंट है एक तरह से 1 एंगस्ट्रॉम। और सॉफ्ट एक्सरेज है उसमें क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर उससे ज्यादा भी हो सकती है। वेवलेंथ के लिए लार्ज होने की पॉसिबिलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है जहां वेवलेंथ बढ़ रही है वहां फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हो। इसलिए मैंने रिलेशन भी लिखा है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी, आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हो, जहां जो वेलोसिटी है वो फिक्स होती है और सी होती है वो, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका सी एंड डिवाइडेड बाई आपका क्या है लैम्डा, मींस फ्रीक्वेंसी एंड जो वेवलेंथ है वो हमारा रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ के लिए लार्ज होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, लो होगी, ठीक है। हार्ड एक्सरेज है वो उससे अपोजिट है, वेवलेंथ है वो क्या है, मैक्सिमम इतनी है, फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, हाई होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, लो है। अब फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है कि E इज इक्वल टू एच म्यू, एच अपना प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, म्यू है वो अपनी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो भी हाई होगी। सॉफ्ट एक्सरेज है तो फिर हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, एक तरह से स्मॉल है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो भी स्मॉल होगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसके बाद एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही पेनिट्रेटिंग जो पावर है वो भी ज्यादा होती है। तो हार्ड एक्सरेज है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज्यादा होती है, एंड सॉफ्ट एक्सरेज है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप टॉपिक था ये कि एक्सरेज है वो हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप कहोगे सिंपल ओरिजिन के बेसिस पे दो कैटेगरी है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे एंड कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, एंड जो एनर्जी बेसिस पे एक छोटा सा डिफरेंस मैंने एक तरह से टेबल्स की फॉर्म में इस तरह से दिखा दिया कि हार्ड एक्सरेज जिनके लिए एनर्जी है वो ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। सॉफ्ट एक्सरेज है उसमें क्या है, एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होगी, एंड फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आई जस्ट होप कि एक्सरे का जो टॉपिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरेज है, वो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।